नमस्कार दोस्तों। आज हम एआई के एक बहुत ही एक्साइटिंग और डेंजरस दोनों टाइप के टॉपिक पे आने वाले हैं। जनरेटिव एआई से डेंजरस वाला काम तो आपने इसका देख ही लिया होगा, पर ये वो टेक्नोलॉजी है जो नया कंटेंट क्रिएट कर सकती है। टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और वीडियोस। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एग्जिस्टिंग डाटा से पैटर्न सीख कर आउटपुट बनाती है। मतलब मशीन अब सिर्फ आंसर नहीं दे रही, कभी कभी पूरा का पूरा एग्जाम्पल ऐसे भी लिख देती है, इमेज बना देती है, या फेक वीडियो भी क्रिएट कर सकती है। आप समझदार पे इशारा का भी है, इसलिए टॉपिक उतना ही पावरफुल है जितना थोड़ा स्केरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जनरेटिव एआई का बेसिक मीनिंग सिंपल है। जो चीज पहले से एग्जिस्ट करती है उसे सीख कर कुछ नया बना। ये टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस सब कुछ जनरेट कर सकती है, और सेम टाइम पे मिसयूज भी हो सकती है, जिससे फेक या मिसलीडिंग कंटेंट बन सकता है। सोचो, आपने कुक को बस 100 रेसिपीज दिखाई और फिर वो आपके लिए नई डिश इन्वेंट कर दे। बस वही लॉजिक है। पैटर्न्स देखकर नया आउटपुट बनाना, यही तो काम है इसका। अब इसके एग्जाम्पल में आप तो यूज करते ही होंगे, मैं भी यूज करता हूँ। चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, डैली, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। ये देखिए, चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, डैली, ये सब ह्यूमन लाइक कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। तो जनरेटिव एआई के मेन एग्जांपल्स यही है जो आजकल के ज़माने में आप सुनते हो। और यहाँ पे बढ़ चुका है, ये इस इंडस्ट्री में बढ़ चुका है डीप फेक। क्या लिखा है? डीप फेक। तो यहाँ पे जो होता है, क्या चीज़ पे आता है? ट्रस्ट पे। ट्रस्ट और ट्रूथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इस इंडस्ट्री। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वर्किंग ऑफ जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई सिर्फ एक कूल टॉय नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशंस को डेटा ड्रिवन डिसीजंस, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, ट्रेंड एनालिसिस और इनोवेशन सब में हेल्प कर सकती है। लेकिन इसके थोड़े साइड इफेक्ट्स भी हैं। प्राइवेसी रिस्क, बायस्ड आउटपुट्स, एक्सपेंसिव सेटअप, रॉन्ग रॉन्ग कंटेंट जनरेशन। मतलब ये ऐसा ट्रेंड है जो काम भी कर दे और कभी कभी उल्टा सीन भी कर देता है। एक ना एक दोस्त तो वैसा हो गया, आप टैग कर दो उसको नीचे। तो इसी बात पे हम लोग वर्किंग में जनरेटिव एआई पे आते हैं। तो ये है असली मैजिक, जनरेटिव एआई को वर्क। ये डीप लर्निंग के पैटर्न्स लर्न करती है और उसी के हिसाब से सिमिलर न्यू कंटेंट जनरेट करती है। इसलिए जो गैन्स होते हैं, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, और एक नया चीज पढ़ोगे आप, बैज, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स। तो ये दोनों जैसे मॉडल्स इसमें यूज होते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल तरीका है कि ये डेटा देखती है, पैटर्न समझती है, लेटेंट स्पेस में आइडियाज कंप्रेस करती है और फिर नया आउटपुट बनाती है। अब लेटेंट नहीं पता तो भाई समय रहने का शो जो देख रहे थे। ठीक है, छोड़ आगे बढ़ते हैं। तो ये ऐसा है जैसे आपने बहुत सारे मीम्स देखे और फिर आप खुद भी मीम स्टाइल क्रिएट करने लग गए। डायरेक्ट कॉपी नहीं, पर स्टाइल समझ के क्रिएशन करने लगे। और जब आप धोनी को देखते हो खेलते हुए, तो आप धोनी तो नहीं बन सकते, पर थोड़ा सा खराब स्टाइल वाला धोनी तो आप जरूर बन सकते हो। तो वही स्टाइल में। पर एआई क्या करता है? एआई बनता है, पर एआई का केस में थोड़ा उल्टा हो जाता है। वो थोड़ा और अच्छा भी है, मतलब कि और अच्छा मॉडल बन जाता है, जिससे वो सीखते हुए और उससे बढ़िया बन जाता है। तो ये इसका एक फायदेमंद चीज है। तो यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जनरेटिव एआई लर्न्स पैटर्न्स फ्रॉम डेटा यूजिंग डीप लर्निंग and generate similar content. It uses models like GANs and VAS for tasks such as image and touch generation. ठीक है, तो GANs क्या होता है? जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स। इट कंसिस्ट ऑफ ए जनरेटर क्रिएट्स फेक डेटा
एंड डिस्क्रिमिनेटर चेक्स रियल वर्सेस फेक। पिछले चैप्टर में बताया था, नहीं देखा है वीडियो तो अभी जाकर देखो। ट्रेन टुगेदर टू प्रोड्यूस रियलिस्टिक आउटपुट्स। एग्जाम्पल, इट इज यूज्ड इन इमेज जनरेशन, स्टाइल ट्रांसफर, डेटा ऑग्मेंटेशन। तो ये तीनों में इसका यूज होता है। वेरिएशन ऑटो एनकोडर्स का यूज होता है। तो ये एनकोडर जो होता है ये डेटा को कंप्रेस करने में यूज होता है। जो डेटा होता है ये एनकोडर क्या करता है, डेटा को कंप्रेस करता है एक लेटेंट स्पेस में। लेटेंट डेटा मतलब पतला, छोटा, ठीक है। और एक डिकोडर होता है, वो इसको रिकंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। लेटेंट स्पेस मतलब कि उसको, मतलब कि एक ऐसा स्पेस जहाँ पे ये कन्वर्ट होकर मतलब पहचान में नहीं आता है, ठीक है। और इससे मतलब कि डायरेक्ट मीनिंग नहीं है, पर लेटेंट का वहाँ पे क्या मतलब मीनिंग है वो मैं ऐसे डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और बाद में जाके एक डिकोडर होता है, वो इसको रिकंस्ट्रक्ट करता है, फोकसिंग ऑन लर्निंग डेटा पैटर्न्स। तो जो आपका व्हाट्सएप पे एंड पे डिस्क्रिप्शन होता है, सो देखा ही होगा ना, व्हाट्सएप इज द ग्रेटेस्ट एग्जांपल। तो वहाँ पे ये ऑटो एनकोडर्स का बहुत यूज होता है। वो एनक्रिप्शन होता है भले, पर मतलब कि उसका ये मतलब कि डीप, ये भले ही थोड़ा सा अलग है, पर इसका बेस लेवल पे मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है कि एनकोडर उसमें यूज होता है और डिकोडर से उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। समझ आया? एनकोड और डिकोड, हाँ, वो लेटेंट स्पेस को डिकोडर करके जो डेटा है उसको कंप्रेस करके एक लेटेंट स्पेस में डालती है। और एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो टेक्नोलॉजी होती है वो मतलब कि जो डेटा एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होता है, तो वो एंड टू एंड एनक्रिप्शन कनेक्शन है जो कि प्राइवेसी को मेंटेन करता है। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरेटिव एआई, ठीक है। जनरेटिव एआई में भी इंपॉर्टेंट, मतलब कि ये यूज खाली जनरेटिव एआई में नहीं होता, बहुत सारी जगहों पे होता है, पर यहाँ पे भी इसका एक डोमिनेंट रोल है। ये डेटा जनरेशन, एनॉमली डिटेक्शन और मिसिंग डेटा को फिलिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है? तो जो गैन्स होते हैं, जनरेटिव एडवर्सरी नेटवर्क्स, ये ज़्यादा रियलिस्टिक आउटपुट देते हैं, क्योंकि इनका मतलब कि मोटिव भी है कि ये जो एक फेक डेटा ऐसा बना है कि डिस्क्रिमिनेटिव तक को ना पता चलता है कि ये रियल है या फेक। तो रियलिस्टिक तो देंगे ही, पर वेज जो होता है वो बनाया गया है स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए, स्ट्रक्चर्ड डेटा और इंटरप्रिटेशन के लिए। समझ आया? इंटरप्रिटेशन, ओके, समझ आया? इजी। अच्छा, तो एक और बार समझ लीजिए, जो मैंने समझाया कि यहाँ पे शायद थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, ठीक है। तो मैं वापस समझा देता हूँ एक बार। तो गाज में दो पार्ट्स होते हैं, ये तो आपको बताया था पिछले पार्ट में कि जनरेटर जो फेक डेटा बनाता है, डिस्क्रिमिनेटर जो चेक करता है रियल है या फेक, दोनों टुगेदर ट्रेन होते हैं और रियलिस्टिक आउटपुट्स ये जो ज्ञान है ये प्रोड्यूस करता है, ओके। वी वेरिएशनल ऑटो एनकोडर क्या होता है? वेरिएशनल ऑटो एनकोडर में एनकोडर डेटा को कंप्रेस करता है लेटेंट स्पेस में, और डिकोडर उसे रिकंस्ट्रक्ट करता है। ये डेटा पैटर्न समझने और मिसिंग डेटा फिल करने में यूजफुल होते हैं, ओके। इसका एक रिलेटेड एग्जांपल भी दे देता हूँ मैं आप, कि गैन्स जो होते हैं उसको आप एक फेक नोट की जैसे समझ सकते हैं। और फेक नोट मेकर जो होता है एक मतलब कि बेटर फेक नोट बनाता है। और चेकर भी स्मार्ट होता है। तो वीएईस को आप समझो एक डेटा जिप फाइल प्लस अनजिप फाइल सिस्टम, पहले कंप्रेस फिर इनकंस्ट। समझा? तो गैन्स को आप क्या समझोगे? एक फेक नोट मेकर और नोट चेकर की फाइट। समझे? फेक नोट मेकर और बेटर फेक बनाता है, और चेकर और स्मार्ट होता है। और फेक नोट कैसे बनते हैं ये आपको फर्जी और निरंजन में तो पता ही चल ही गया होगा, देख ही लिया होगा। चलो ठीक है। हाँ, तो कहाँ थे हम? और बी वेरिएशनल ऑटो एनकोडर को आप ऐसे समझो कि ये जो डेटा का जिप फाइल आप बनाते हो ना, उसको जिप करते हो, अनजिप करते हो फाइल को, चेन को नहीं, फाइल को। तो कंप्रेस होता है, रिकंस्ट्रक्ट होता है, तो ये होता है वेरिएशनल ऑटो एनकोडर, ओके। समझ आ गया? आगे बढ़े? ये वाला टॉपिक मैंने सोचा क्लियर कर दूं, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा
लिखने में आदमी भूल जाता है कि क्या मतलब होता है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरेटिव एंड डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल। तो ये स्लाइड जो है ना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी से बता देता हूँ। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए। ओके, तो डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल क्या होता है? ये क्लासीफाई करता है समथिंग व्हाट इट इज। मान लो स्पैम है या नहीं स्पैम, ये मॉडल करता है। ठीक है, ये ईमेल को जैसे कर दिया कि ये ईमेल जो है ये स्पैम है या स्पैम नहीं है। ओके, और ये उसको डिस्टिंग्विश कर देता है क्लास में, डिस्टिंग्विशन बिटवीन क्लासेस बाय लर्निंग बाउंड्रीज बेस्ड ऑन फीचर्स। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल डिस्क्रिमिनेट करता है, बेसिस नहीं है, हर क्लासिफिकेशन का ही नाम है। क्लासिफिकेशन नहीं करता है, बल्कि एक टाइप से मतलब क्लासीफाई करता है, पर डिस्क्रिमिनेटिव उसका फीचर जो है डिस्क्रिमिनेशन टाइप वर्क करता है कि ये क्लास जो है ये टर्म्स को मीट नहीं कर रहा, तो ये लोअर कैटेगरी, तो लोअर कैटेगरी पे जो जज करता है, तो इसलिए हम लोग इसको डिस्क्रिमिनेटिव बोलते हैं। क्लासिफिकेशन टाइप का कुछ टर्म नहीं दिया है इसको, तो ये डिस्क्रिमिनेटिव डेरोगेटरी टाइप टर्म नहीं है, पर अ, ये एक्चुअली एक टेक्निकल लेवल पे इसका नहीं किया गया। ठीक है, तो इसका भी बैक स्टोरी बता दिया मैंने। जनरेटिव मॉडल क्या होता है? तो ये सिर्फ आइडेंटिटी नहीं करते, आइडेंटिफाई नहीं करते, बल्कि नया डेटा भी जनरेट कर देते हैं। ओके, तो जैसे मान लीजिए एग्जिस्टिंग डेटा का पैटर्न सीख कर ये क्या करते हैं, न्यू इमेज का न्यू टेक्स्ट बना देते हैं। समझ रहे हो? यहाँ पे देखिए, जैसे डिस्क्रिमिनेटिव टेक्निक का क्या है कि इनपुट में आपने डाला कार इमेज। ठीक है, ये क्लासीफाई किया, क्लासिफिकेशन किया, कार वर्सेस बाइक, क्लासिफिकेशन बोला बाइक नहीं है, कार है। 99.8% कॉन्फिडेंस कार आया। यहाँ जनरेटिव टेक्निक में क्या हुआ कि कार का इमेज वापस से डाला, जनरेट किया। जनरेटिव मॉडल क्या किया, गैन्स और वीएस यूज करके एक नया कार का इनपुट निकाल लिया। ठीक है, तो ज्ञान का जनरेटिव मॉडल क्या करता है, ये क्रिएट करता है, डिस्क्रिमिनेटिव क्या करता है, क्लासीफाई करता है। ठीक है, सिंपल है, पर ये एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको इजी ट्रिक याद करना है तो वो डिस्क्रिमिनेटिव को आप डिसाइड करके याद कीजिए, जनरेटिव को क्रिएट करके। ओके, सोचो स्कूल अटेंडेंस का काम है, डिस्क्रिमिनेटिव मतलब ये प्रेजेंट है या एब्सेंट, जनरेटिव ये है नया स्टूडेंट का फेक प्रोफाइल बनाना। ऑब्वियसली सेकंड वाला डेंजरस भी हो सकता है। ओके, तो आगे देखते हैं जनरेटिव एंड डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल में। अ, तो ये टेबल आपको याद कर लेना है। ठीक है, पर्पस, मॉडल, ट्रेनिंग फोकस, एप्लीकेशन, एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो जनरेटिव है में न्यू डेटा क्रिएट करना। ठीक है, इसमें पर्पस इसका काम आता है, जनरेटिव में क्लासिफाई और डिसाइड व्हाट समथिंग इज, यूज मेथड्स लाइक GANs, VAs to generate data, use models to separate and classify data, learns data patterns and generates similar new data, learns data patterns, generates similar new data, learns rules to distinguish between them. तो ये learns data pattern, यहाँ पे देखिए ये प्रोग्रामिंग है और ये मशीन लर्निंग है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा डीप जाएंगे तो ये रूल्स होता है, ये प्रोग्रामिंग होता है, पर ये होता है मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क। ओके, एप्लीकेशन इसका कहाँ होता है, जैसे कंटेंट क्रिएशन में बहुत यूज होता है, मैंने भी यूज़ किया भाई। एनोमली डिटेक्शन, आइडिया जनरेशन, स्पैम डिटेक्शन, फेशियल रिकॉग्निशन, क्लासिफिकेशन टास्क, बहुत जगह। इसके एल्गोरिदम्स आप याद रख लीजिए। इसके तो आपको याद, जनरेटिव एआई का मैंने याद करवा ही दिया है, गैन वैन एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। एलएलएम तो पता ही होगा, नोटबुक एलएलएम सुना है ना, ये जेमिनाई, ये सब चैट जीपीटी जो है, ये सब एलएलएम पे ही है। एलएलएम, ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स, ये सब। डिस्क्रिमिनेटिव एआई आपको याद रखना है, कुछ कुछ एग्जांपल्स आपने अगर प्रोजेक्ट किए होंगे एआई के तो आपको याद होगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, एसवीएम, रैंडम फॉरेस्ट, ये सब यूज किया जाता है। ओके, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई क्या क्या क्रिएट कर सकता है, ये कर सकता है, कुछ भी क्रिएट कर देता है भाई जनरेटिव एआई। तीनों एआई इमेजेस ही है। जैसे मान लो कि कुछ भी इमेजिनेशन के बाहर का भी कुछ कर देगा। ये देखो क्या, ये क्या जनरेट किया है,
पियर के बीच में कोई क्या है, ये पिलो टाइप है, ये रियलिस्टिक अल्ट्रा रियलिस्टिक या फिर ये अल्ट्रा मॉडर्न एनवायरनमेंट कुछ भी क्रिएट कर सकता है। तो इमेज जनरेशन क्या है, क्रिएटिंग न्यू इमेजेस बाय लर्निंग पैटर्न्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग। ये एग्जिस्ट नहीं करता है, पर इसने लर्न किया कि ये कुछ है, और इसके ऊपर इसने जो पैटर्न्स है वो बनाया। यहाँ पे देखिए, जैसे टूल्स लाइक डैली और स्टेबल डिफ्यूजन जनरेटिंग न्यू कैट इमेजेस बेस्ड ऑन ट्रेनिंग डेटा। न्यू कैट इमेजेस, ये देखिए, समझे, ट्रेनिंग डेटा पर। ठीक है, इमेज जनरेशन ये मतलब कि वैसे ही हो गया ना, कि एक इंसान ने 100 कुत्तों का चेहरा देखा, और फिर उसने अपने हिसाब से उसको जैसा लगा एक कुत्ता का चेहरा बना दिया, स्केच कर दिया, आर्टिस्ट था वो। अब उसको 100 का याद तो नहीं रहेगा उतना अच्छा से, पर उसने जो बनाया वो काफ़ी सिमिलर तो रहेगा कम से कम। मतलब सबका मिश्रण बना देगा, या फिर सबका जो बेस्ट है वैसा बना देगा। तो वही हिसाब से मशीन भी काम करती है। समझ आया आपको? मतलब वो कहीं-कहीं से रेफ़रेंस उठा के कुछ ऐसा क्रिएट करेगी जो उसको लगता है कि बहुत अच्छा है विज़ुअली अपीलिंग। ओके? समझ आ गया, आगे बढ़ें? टेक्स्ट जनरेशन, ये तो मतलब क्या ही बताऊँ। तो टेक्स्ट जनरेशन आप देख ही सकते हो। ये तो मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसा बंदा होगा जो ये सब नहीं किया होगा। बल्कि ऐसे लिखने के लिए तो चैट जीपीटी का मतलब कि क्या ही यूज़ करता है आदमी। चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, गूगल का जेमिनी, ये तो मतलब कि इतना आदमी यूज़ करता है कि क्या ही होता है। मतलब कि ऑलमोस्ट फॉर एवरी वर्क टुडे ह्यूमन इज़ यूजिंग द चैट जीपीटी। अब उतना भी नहीं करना चाहिए, पर करते हैं। मतलब पूरी ऐसा है। तो टेक्स्ट जनरेशन ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एप्लीकेशन है, जो जनरेटिव एआई को फेमस किया। नॉट, इट वाज़ नॉट इमेज जनरेशन और वीडियो जनरेशन, इट वाज़ टेक्स्ट जनरेशन। तो ये है। तो टेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है, ह्यूमन लाइक टेक्स्ट बाय लर्निंग पैटर्न्स फ्रॉम लार्ज डेटा सेट्स टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट सेंटेंस। तो यही काम है टेक्स्ट जनरेशन का। तो ये चैटजीपीटी में आपने डाला कि कुछ ऐसे टाइप, कुछ प्रॉम्प्ट डाला और आंसर आ गया, और फिर वो सामने से पूछा कि कुछ और कुछ रेक्टिफिकेशन करना है, तो ये हुआ, ये इसने आंसर दिया। तो यही है। ठीक है, तो ये पैटर्न ऑफ लर्निंग। ठीक है, टेक्स्ट जनरेशन में। अब वीडियो जनरेशन में क्या होता है, देखते हैं। तो वीडियो जनरेशन क्या होता है, ये देखिए। तो ये देखिए, राइट में आपका वीडियो जनरेशन का एग्जांपल कि क्रिएटिंग न्यू वीडियोस बाय लर्निंग पैटर्न फ्रॉम एग्जिस्टिंग। तो ये सूरा एआई है जो मतलब कि चैट जीपीटी ने रिलीज किया था। तो इसका वन ऑफ द अर्ली एग्जांपल्स है। कोई आपने प्रॉम्प्ट डाला, ये देखिए, जैसे कि ज्योग्राफी रिलेटेड पेपर था, तो ये देखिए एग्जांपल इसका है। तो ये एनिमेशंस और विजुअल इफेक्ट्स दोनों कर देता है। ये देखिए, जैसे ये एग्जिस्ट नहीं करता है, पर एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स दोनों ही इसने काम कर दिया। अभी पिछले एग्जांपल में आपने देखा वो कार को एकदम रियलिस्टिक बता था। तो ये देखिए, एआई टूल जनरेटिंग रियलिस्टिक मूवी लाइक सीन्स और मॉडिफाइंग वीडियोस यूजिंग डीपफेक टेक्नोलॉजी। तो ये जो टेक्नोलॉजी, ये बेसिकली डीपफेक है। ये कुछ रियल नहीं है। दिस इज नॉट रियल, बट इट फील्स अ लॉट रियल। सो दिस इज वीडियो जनरेशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपने कुछ डाला, ये रियल नहीं है, बट इट फील्स। सो दिस इज वीडियो जनरेशन। ओके, इजी, समझ आ गया? ऑडियो जनरेशन में अ, ये आपके बुक में दिया एग्जांपल म्यूजिक एलएम, बट अगर आप मुझसे पूछो तो, अगर आपको एग्जांपल में है, प्रोपोज़िशन नहीं कर रहा हूँ। 11 लैब्स जो है, हाँ लिखा है 11 लैब्स, नहीं लिखा? तो वही है, 11 लैब्स का है ये। तो अभी 11 लैब्स इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑडियो जनरेशन। तो यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट देख के, ये देखो, जैसे यहाँ पे आपने अपना टेक्स्ट एंटर किया, ठीक है? टेक्स्ट एंटर किया और आपने उसके बाद इसमें से चूज़ कर लिया। चूज़ किया कि कौन सा लेना है। जो भी मॉडल आपको पसंद आया, उसके बेसिस पर आपने क्या किया, आपने टेक्स्ट जनरेट करवा दिया। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइसेज़ हैं, और ये आपने टेक्स्ट एंटर किया, और यहाँ पे आपने मतलब कि टोन भी डाल दिया,
तो ये एआई आज इतना एडवांस हो गया कि ऑडियो जनरेशन कर सकता है। कि ये क्या करता है, क्रिएटिंग न्यू साउंड्स लाइक म्यूजिक, स्पीच, इफेक्ट्स। तो ये जो एग्जांपल है 11 आर, तो ये टेक्स्ट टू स्पीच वाला इसका फंक्शन है जो स्पीच कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऑडियोज पे ट्रेंड है। जैसे टेक्स्ट वाला टेक्स्ट पे ट्रेन होता है, वीडियो वाला वीडियोस पे ट्रेन होता है, इमेज वाला इमेजेस पे ट्रेन होता है। तो ये ऑडियो पे ट्रेंड है। ओके, इजी, समझ आ गया। इसमें तो ज़्यादा था नहीं समझाने को कुछ। आगे चलते हैं एलएलएम्स। तो एलएलएम्स के बिना एआई, आज आप जो एआई का इतना एक्साइटमेंट है वो बिना एलएलएम्स के पॉसिबल नहीं है। तो एलएलएम्स आर बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ये चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक डीप लर्निंग मॉडल है जो एनएलपी टास्क के लिए यूज होता है, जैसे टेक्स्ट जनरेशन, क्लासिफिकेशन, ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसरिंग। सिंपल वर्ड्स में एलएलएम जो होता है लैंग्वेज को समझाने और जनरेट करने वाली सुपर स्मार्ट मशीन। तो इसका एग्जांपल वही है, चैट जीपीटी आंसर दे सकता है, लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकता है, टेक्स्ट क्लासीफाई कर सकता है। तो ये एलएलएम का बहुत अच्छा एग्जांपल है। सोचिए एक स्टूडेंट जो सिर्फ आंसर रट्टा नहीं लगाता बल्कि कॉन्टेक्स्ट समझ के रिप्लाई करता है, यही एलएलएम का वर्क है। समझे? टेक्स्ट जनरेशन, क्लासिफिकेशन, ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर, सब इसी में पड़ता है। ओके, तो ये देखो यहाँ पे इमेज से बहुत अच्छा डिपेक्ट किया गया कि यूजर प्रॉम्प्ट से आया है। यूजर प्रॉम्प्ट दिया आपने एलएलएम को, ट्रेनिंग डेटा जो है वो एलएलएम को बिलोंग करती है, तो उसमें से आया और फिर मॉडल आउटपुट दिया, उसका यूज करके एलएलएम ही, मतलब कि एलएलएम में ही ट्रेनिंग डेटा स्टोर होता है। समझ आ रहा आप? यही मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इट इज द मॉडल। चैट जीपीटी तो ऐप का नाम हो गया, ये जीपीटी किस पे है? चैट जीपीटी तो ये मतलब कि थप्पा लगा दिया ऊपर में। पर ये इसको बोलते क्या है, जैसे आप बोलते तो मैगी हो पर वो है तो नूडल्स का। तो जैसे ये चैट जीपीटी है, तो ये है पर अंदर से लार्ज लैंग्वेज मॉडल। समझ आया? ठीक है, अब पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर्स इन एलएलएम्स। तो ये क्या होता है भाई? ट्रांसफॉर्मर्स एक न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है जो लार्ज टेक्स्ट डेटा से कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज पैटर्न एफिशिएंटली लर्न करने में हेल्प करता है। इसका सिंपल मीनिंग है, लॉन्ग टेक्स्ट को समझना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे फोकस करना और कॉन्टेक्स्ट को मेंटेन। मतलब मशीन को सेंटेंस के बीच का लॉजिक समझ आता है, सिर्फ वर्ड्स का जुड़ नहीं। समझा? मतलब पहले क्या होता था कि वो जो वर्ड्स है, ट्रांसलेशन जो पहले वर्क करता था इंग्लिश टू हिंदी, तो वो क्या करता था पहले कि सिर्फ वर्ड टू वर्ड करता था। पर अब क्या होता है ट्रांसलेशन वाले में, कि ट्रांसलेशन लैंग्वेज में अब जो वो सेंटेंस को देखता है कि हाँ ये वर्ड इससे रिलेटेड है। समझा? नहीं तो वो एकदम पहले मान लीजिए इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करता था तो वर्ड बाई वर्ड वो बस डायरेक्ट मीनिंग इंटरप्रेट करता है, तो उससे तो सेंटेंस ही पूरा रॉन्ग निकल जाता था। क्योंकि हम लोग का ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर इज वेरी डिफरेंट। यू अंडरस्टैंड? तो यही चीज़ है। तो इसका सिंपल मीनिंग यही है कि लॉन्ग टेक्स्ट को समझाना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे फोकस करना और कॉन्टेक्स्ट को मेंटेन करना। ठीक है? मतलब मशीन को सेंटेंस के बीच का लॉजिक समझ आता है, सिर्फ वर्ड्स का झूठ नहीं। यही मैं बोल सकता हूँ। अब इसका जैसे एक रिलेटिव एग्जांपल ले लेता हूँ। अ, जैसे आप गॉसिप सुनते हो और एक नाम पे इंस्टेंटली अलर्ट हो जाते हो, तो ट्रांसफर में भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे फोकस करता है। इसमें भी समझदार को इशारा काफ़ी, जो मैंने बात की। ज़्यादा डबल मीनिंग की बात कर रहा हूँ मैं। पढ़ाने पे फोकस करना चाहिए। सॉरी, और ज़्यादा नहीं मारे बट ये सब जो, चलो पढ़ाई पे ध्यान दो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एलिमेंट्स को मेंशन किया गया। GPT-5 ये बुक में आपका शायद ओल्ड मॉडल दिया होगा पर मैंने न्यू मॉडल लिया क्योंकि आपका एग्जाम में आएगा तो आप यही लिखो, इसी पे मार्क्स मिलेगा। और ज़्यादा मार्क्स नहीं, मतलब कि जो टीचर्स हैं वो ज़्यादा इंप्रेस होंगे क्योंकि आपने लेटेस्ट यूज़ किया, मतलब कि आप अप टू डेट हो विद द टेक्नोलॉजी। क्योंकि एआई इज़ द एआई की एक अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी है, तो ये रोज़ मतलब कि चेंज होते रहता है। ठीक है? तो GPT-5 ये सबका आपको पता है कि क्या काम करता है, ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। जेमिनी 3 प्रो भी पता होगा, क्लॉड कोर भी पता होगा, लामा भी पता होगा। लामा लामा नहीं पता होगा उतना कि अब मेटा का है लामा 4।
तो ये ओपन सोर्स और एफिशिएंट है फॉर रिसर्च एंड एप्लीकेशन। तो लामा जो है ये है, याद पता कर लेना, रिसर्च एप्लीकेशन में ज़्यादा यूज होता है। बाकी ये तीनों तो ऑलमोस्ट सेम ही है। ये अच्छा, एक और केस बता देता हूँ कि जीपीटी में जो थे, क्लॉड के जो फाउंडर थे वो जीपीटी से हटे थे ड्यू टू सेफ्टी रीजन, मतलब कि सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ जो कंज्यूमर्स है उनके, मतलब कि और द सेफ्टी एंड प्राइवेसी ऑफ द कंज्यूमर्स। तो क्लॉड का ऑटोमेटिकली जो मोटो बन गया, तो क्लॉड का मोटो जो बन गया वो फोकस हो गया सेफ्टी, लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग और रिलायबल आउटपुट। ठीक है, तो ये एक चीज़ आप लिंक करके याद कर सकते हो। बाकी मिस्टर लार्ज मिक्सचर, ये पूछेगा नहीं पर ये आर्किटेक्चर में यूज होता है। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस मॉडल है। डीप सीक चाइना का सुना ही होगा, ग्रॉक तो सुना ही होगा। ये ऐसा मॉडल है जो अब्यूज करता है भाई। ग्रॉक इज द मॉडल विच अब्यूजेस, ये वन ऑफ इट्स काइंड है। क्वेन भी एक मॉडल है। ठीक है, तो इमर्जिंग मॉडल्स फॉर रीजनिंग, कोडिंग, रियल टाइम एआई टास्क। ओके, तो समझ आ गया। ट्रांसफॉर्मर एक बार याद कर लो, इसका डेफिनेशन, अ न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर that enables efficient learning of complex language patterns from large text data. ओके, इजी, आगे बढ़े। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ एलएलएम क्या है? टेक्स्ट जनरेशन, ऑडियो जनरेशन, इमेज अंडरस्टैंडिंग, वे सपोर्ट। ठीक है, ये तो आपको पता है। एप्लीकेशन एप्लीकेशन में मेरे को तो नहीं लगता कि कुछ बताने की ज़रूरत है, ये क्लियर ही होगा। लिमिटेशंस क्या है? तो एलएलएम्स में आता है हाई कंपटीशन कॉस्ट, बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है इनके, मतलब कि सैलरी एम्प्लॉय का रहता है ऑलमोस्ट 500 के, तो आप उसी से समझ जाओ कि हाई कंपटीशन कॉस्ट कितना होगा। तो ये एलएलएम्स क्या कर सकते हैं? ये शायद इनकरेक्ट या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी जनरेट कर सकते हैं। और एलएलएम्स का एक और चीज़ है कि ये जो है डेटा मेमोराइज कर सकते हैं जनरलाइज करने के लिए। तो ये क्या मतलब है भाई? तो एलएलएम्स क्या करते हैं? डेटा को मेमोराइज करते हैं, मतलब कि जो जिसको उन्हें ट्रेन किया गया है ये उसको, मतलब कि अगर आप इसे गलत फीड करोगे तो ये गलत को करेगा, ये कभी सही और गलत डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। इसको जो ट्रेन करता है ये वही उसी को सही मानता है। तो ये अपने से जनरलाइज नहीं कर सकता। अगर इसमें कुछ लिखा है कि ये गलत है तो गलत ही बोलेगा, अगर आप उससे 100 बार पूछेंगे ये गलत ही बोलेगा। तो ये जनरलाइज नहीं कर पाता है। जनरलाइजिंग इज दैट, मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या हो, हाँ, तो जैसे कि मान लो कि फॉर एग्जांपल समथिंग वाज नॉट, कि कोई कम कंट्री है, ठीक है, तो मान लीजिए यूएस है, तो चैट जीपीटी का यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर। तो चैट जीपीटी में अगर आप पूछोगे कि यूएस और इंडिया सुप्रीमेसी क्या है, तो यूएस को वो सुप्रीम बताएगा और ऐसे करके। यही अगर कोई इंडिया बता दिया, इंडिया बनाया, तो इंडिया वाले बोलेंगे कि यूएस से हम इसमें सुपर है, इसमें, मतलब कि अगर क्लोज कॉल्स में वो लोग एकदम ही कोई पिन पॉइंट पर नहीं, पर क्लोज कॉल्स में अगर आप बोलोगे तो चैट जीपीटी जो है ऑटोमेटिकली यूएस फेवर आंसर देगा, और अगर वो इंडिया का मॉडल होगा तो इंडिया फेवर। डीप सीक जो है वो चाइना को सपोर्ट करेगा, वो उसमें जैसे बोलते हैं ताइवान को नहीं करता। तो ये सब जो होता है एलियंस में थोड़ा सा होता है कि क्रिएटर होता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, रिस्क क्या होता है इसका? बायस, बायस ड्यू टू ट्रेनिंग डाटा, अभी मैंने बताया। बायस जो होता है वो क्रिएटर क्रिएट करता है, पॉसिबल लीकेज ऑफ सिग्नल। तो ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी लीक हो सकता है। ये एक लार्ज रिस्क आता है रिले में ट्रेन करने में, क्योंकि रिपीटेडली ट्रेन हो रहा है ना, आप ही के जो डेटा है उसी से ट्रेन हो रहा है। जो आप पूछते हो, जो वो आंसर करता है, जो आप उसको बताते हो, वो उसी पे ट्रेन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये केस स्टडी है लामा का बता दूं, मेटा एआई का, मार्क जुकरबर्ग का ब्रांड भाई, तो थोड़ा सा पढ़ना बनता है। ठीक है, तो लामा इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाय मेटा एआई, डिजाइन फॉर एनएलपी टास्क लाइक टेक्स्ट जनरेशन, ट्रांसलेशन एंड क्वेश्चन आंसर। इसका की फीचर्स क्या है? ओपन ट्रेनिंग डेटा, एफिशिएंट ट्रेनिंग, मल्टीपल साइज। ठीक है, कि ये तो ऑलमोस्ट सब में रहता है पर फिर भी पढ़ लूँ। ट्रेन ऑन पब्लिकली अवेलेबल टेक्स्ट एंड कोड, improving transparency and accessibility,
requires less computational power, making it more scalable, available in different sizes, 7 billion to 65 billion parameters, to suit various devices and needs. Performance and use deliver strong results in tasks like summarization and question answering, used in education, content creation and research. तो मेटा का यूज सब जगह होता है। ये मार्क जुकरबर्ग का जो मॉडल है एआई का, इसका भी यूज बहुत जगह होता है, पर उतना भी नहीं होता। मैं अभी भी मानता हूँ कि क्लॉड, ChatGPT और जेमिनी आर द टॉप कंटेंडर्स इन दिस फील्ड। बट ओके, इसका एग्जांपल था, पढ़ना था केस स्टडी, तो मैंने पढ़ा दिया होते। आगे देखते हैं। तो फ्यूचर ऑफ जनरेटिव एआई क्या है? तो फ्यूचर ऑफ जनरेटिव एआई का डायरेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है। तो ये एडवांस मॉडल्स, एथिकल यूज, हेल्थ केयर, एजुकेशन, मल्टीलिंगुअल एनएलपी और कंटेंट क्रिएशन में और इंपॉर्टेंट बनेगी, और ह्यूमंस के साथ सपोर्टिव पार्टनर की तरह वर्क करेगी। होपफुली स्काईनेट ना बन जाए। मतलब फ्यूचर में एआई बस टूल नहीं होगी, कोवर्कर टाइप टूल भी निभाएगी, लेकिन तभी जब हम उसे रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें। समझ आ रहा है? तो यही लिखा है यहाँ पे, फोकस ऑन फोकस इन advanced model with better performance and ethical use. Ethical. It will solve complex problems in healthcare, education, improve multilingual NLP, and expand content creation. AI will increasingly work as a supportive partner with humans. Okay, समझ आ रहा हूँ? ठीक। Ethical and social implications of generative AI. Deepfakes, bias and discrimination, plagiarism, copyright issues, transparency. तो ये तो आपको सबको पता ही है, पर फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि डिफेक्ट्स क्या होता है। फेक इमेजेस, वीडियो से मिस इन्फॉर्मेशन, प्राइवेसी वायलेशन और रेपुटेशनल डैमेज हो सकता है, वो डिफेक्ट होता है। बायस और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि बायस डेटा से अनफेयर रिजल्ट आ सकता है। जैसे मैंने बताया आपको डिफेक्ट वाला क्या नाम है वो, चाइना का नाम, चाइना वाले मॉडल का डीपसीक। जो डीपसीक ताइवान को कंट्री नहीं मानता, तो वैसा उसका प्लेगरिज्म और कॉपीराइट होता है। एआई कंटेंट को बिना क्रेडिट के यूज़ करना गलत हो सकता है। ट्रांसपेरेंसी जो होता है, एआई यूज़ क्लियरली डिस्क्लोज करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी थोड़ा कम है, वो मैं भी मानता हूँ। डाटा प्राइवेसी रिस्क जो होता है वो थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है इसमें, क्योंकि वही ट्रेनिंग वाले इश्यूज़ के चलते। तो सेंसिटिव डाटा आपका जो है वो एक्सपोज़। तो इसका एक रिलेटेबल एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ कि जैसे अगर आप कोई क्लास का टॉपर के नाम से फेक अनाउंसमेंट निकाल दें, तो कितनी प्रॉब्लम होगी। बोलेगा कि जाओ सब लोग, मतलब कि लगे कि क्लास का टॉपर बोल रहा कि अरे दिस इज़ द माय स्ट्रैटेजी, और कोई अ, कोई बुद्धू बच्चा, कोई फेलियर बच्चा ऐसे ही मज़े के लिए उसका डिफेक्ट बना के ऐसे बोल दिया और सब कुछ गलत बता दिया, तो सब तो फेल कर जाएगा। तो ये तो मिसलीडिंग हो गया ना। तो यही है एआई का रिस्क, डिफेक्ट का रिस्क। और फिर इंटरनेट पे क्या चलता है डिफेक्ट के नाम पे, तो वो तो आपको पता ही है। तो ये याद कर लीजिएगा कि एथिकल यूजेस और सोशल इम्प्लीकेशन में क्या आता है। डिफेक्ट्स, बायस डिस्क्रिमिनेशन, प्लेगरिज्म, कॉपीराइट इश्यूज, ट्रांसपेरेंसी, डेटा प्राइवेसी रिस्क। इसके एग्जांपल याद कर लीजिएगा, फेक वीडियोस ऑफ सेलिब्रिटी, रश्मिका मंदाना और केस आपको याद ही होगा। और फिर बायस डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम, एआई हायरिंग सिस्टम। उसके बाद सबमिटिंग एआई रिटन असाइनमेंट्स एज ऑरिजिनल। ये तो बहुत ईज़ी होता है। एआई का यूज़ करके अपना वर्क बोल दिया। मैंने भी किया, बट ये वाला प्रिवेंट करना मुश्किल है। थर्ड वाला तो एक्चुअली जेन्युइन ethical reason that should be taken in care, but it's gone too far. ट्रांसपेरेंसी, डेटा प्राइवेसी रिस्क, यहाँ पे सब कुछ समझ ही रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे लास्ट मतलब कि पढ़ना है थोड़ा मोड़ा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एक्यूरेसी, एथिकल यूज, जनरेटिव एआई का वही सब लिखा हुआ है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। साइटेशन गाइडलाइन से कुछ कि ट्रीट एआई एज द ऑथर, मतलब कि यूज डेटा एंड कंटेंट वाज जनरेट ऑप्शनली इंक्लूड प्रॉम्प्ट यूज। मतलब कि ये होता है कि आपके लिए एआई जो मॉडल्स होती है वही कर देती है, ये आप नहीं करते। मतलब कि बोला गया कि ये सब गाइडलाइंस बना के रखूँ कि फ्यूचर में कोई प्राइवेसी लेके वैसा कुछ हो, तो ये सब रेफर किया जाए। तो ये एआई मॉडल्स होती है, ये खुद ही इम्प्लीमेंट करके दे देती है कि आपको ज़रूरत ना पड़े। ठीक है? साइटिंग सोर्सेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, गिव प्रॉपर क्रेडिट टू एआई जनरेटेड कंटेंट थ्रू रिस्पेक्ट कॉपीराइट।
तो एआई जनरेटेड कंटेंट को एआई लेबल अभी आ गया, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे एआई लेबल आ गया। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वही चीज़ है। एक्यूरेसी, तो वेरीफाई एआई आउटपुट एंड प्रेफर साइटिंग ओरिजिनल सोर्सेस। तो मतलब कि एआई आउटपुट क्या है और ओरिजिनल सोर्स क्या है, तो ये दोनों को डिफरेंशिएट करना, ये भी एक है। और एथिकल यूज़, क्लियरली मेंशन एआई टूल्स यूज्ड इन टू मेंटेन ट्रैफिक। तो मतलब कि एआई टूल्स कहाँ यूज़ हो रही है, ये आपको दिखाना है और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है कि ये नहीं कि आपने एआई यूज़ किया कहीं और फिर आपने बताया नहीं। तो ये हो गया एक वायलेशन ऑफ एथिकल मॉरल्स ऑफ एआई एप्लीकेशन। ओके, तो एग्जांपल में देख लीजिए जेमिनी जनरेटिव एआई टूल। न तो मेरा कि जेमिनी जो है वो एपीआई स्टाइल का एक जनरेटिव एआई स्पीकर है, ठीक है? तो जेमिनी का आपको पता ही है कुछ नहीं है, ये बस वही है। और जनरेटिव एआई, ये याद रखिए जनरेटिव एआई कोई स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एआई नहीं है, वीक फॉर्म ऑफ एआई है। ओह! ये क्या हो गया? हाँ, हुँ, हाँ। तो जनरेटिव एआई जो है ये वीक फॉर्म ऑफ एआई है, ओके? कहाँ गया? हाँ, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एआई नहीं है, वीक फॉर्म ऑफ एआई, ओके? तो ये इसी को ध्यान रखते हुए मेरे को लगता है अब शायद चैप्टर खत्म हो गया। हाँ, तो अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चंस की ओर, तो रेडी हो जाइए क्योंकि अब आ रहे हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस, आर यू रेडी? इसके क्वेश्चन थोड़े घुमावदार होते हैं, ओके? तो लेट्स गो। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ जनरेटिव एआई? ओरिजिनल म्यूजिक कॉम्पोजिशन, ओरिजिनल कैसे बनेगा? ठीक है, बन सकता है। एनालाइजिंग सेंटिमेंट, ओके। आइडेंटिफाइंग फीचर्स इन इमेजेस, ओके। यहाँ पे तो सब सी लग रहा है, ओ माय गॉड। पर यहाँ पे इन्होंने एक गलती कर दी, जो एआई कंटेंट होता है वो ओरिजिनल कैसे होगा, वो तो जनरेटिव होगा ना। तो मेरे हिसाब से ये ए ऑप्शन ए इज द, मतलब कि नॉट एन एप्लीकेशन। व्हाट डिस्टिंग्विशेस जनरेटिव मॉडल फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव मॉडल्स इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग? तो generative models can learn to generate new data while descriptive models focus on identifying class boundaries. Option B, learning to draw lines to separate data while descriptive models analyze sentiment. या फिर underlying data distribution while descriptive models analyze patterns. Uh, Identify different classes in data while descriptive model focus on generating new data. तो जनरेटिव वाला मॉडल का तो ये आपको इजीली पता है कि जनरेट न्यू डेटा, ठीक है? तो जनरेट न्यू डेटा खाली इसी में दिख रहा है मेरे को, वाइल्ड डिजिटल आपको बता आया, तो ये सही है, सही मान ऑप्शन। विच टेक्नोलॉजी raises concern about authenticity of digital content and spread of? अरे भाई डीप फेक, दिस इज डीप, सबका ए है। नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मैंने कुछ गलत बता दिया था। एक सेकंड, ओह इसका आंसर सी है, वही मैंने सोचा। माय बैड, सॉरी। चलो मैंने गलती की है तो आप भी समझ लो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ सॉरी, एनालाइजिंग सेंटिमेंट एक्चुअली ये भी करने लगा है, मतलब कि ठीक है, बट ठीक है। ओरिजिनल म्यूजिक कॉम्पोजिशन से मैं इसलिए कन्फ्यूज हो गया था कि मेरे को लगा कि ओरिजिनल लेबल तो नहीं करते थे, तो वो मेरे को लगा था, बट एक्चुअली इट इज सेंटिमेंट जो है ना, वैसे अभी चालू हो चुका है, सेंटिमेंट भी एनालिसिस का टेक्नोलॉजी बन रहा है, इन डेवलपमेंट है। गूगल वालों ने क्या का रिपोर्ट एक रिलीज किया था, मैंने देखा था। तो एक्चुअली कोई आंसर सही नहीं होगा वो हिसाब से, बट बुकिश के हिसाब से ऑप्शन सी इसका, ओके? आंसर देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरेटिव एआई? टू क्लासिफाई डेटा इनटू डिफरेंट कैटेगरीज टू जनरेट न्यू डेटा। तो जनरेट न्यू डेटा ही होता है जनरेटिव एआई का मेन यही। विच मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स ओनली यूजिंग
ये तो क्या यार, ये तो इजी है। ये अगर गलत किया तुमने तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, भगवान ही बचाएंगे। व्हाट इज पर्पस ऑफ जनरेटिव एआई इन टेक्स्ट जनरेशन? तो टेक्स्ट जनरेशन में क्या है भाई, अ, जो सबसे बड़ा है वही सबसे पहले पढ़ता है, टू क्रिएट कोहेरेंट एंड कॉन्टेक्चुअली रिलेवेंट टेक्स्ट। ये तो एकदम सही लग रहा। ये जो है आइडेंटिफाई पैटर्न्स, ठीक है, ये सब भी थोड़ा थोड़ा सही लग रहा, पर ये जो है कॉन्टेक्चुअली रिलेवेंट कोहेरेंट, ये जो अच्छा है, मतलब कि फ्रेम्ड का आंसर है, तो ये वाला बहुत दिमाग से फेंक दिया गया, तो यही आंसर होता। ठीक है, तो ये देखिए, समझ आया? सही है सर, आगे बढ़ते हैं। तो इसका डेफिनेशन याद करके रखिए, व्हाट आर जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स। ठीक है, कहाँ सारे क्लास ऑफ एआई एल्गोरिथम यूजिंग जनरेटिव एआई for tasks like image generation with a two network or generator and discriminator work against each other to improve quality of generated images. ओके, आगे देखते हैं। A marketing agency, Creative Horizons, leverage generative AI technologies to enhance its campaign strategies. The agency uses various AI models for creating unique advertising content, including AI-generated images, personalized text for email campaigns, dynamic video ads, and innovative audio signals. One of their key projects involved launching a new line of eco-friendly products for the client. The campaign success hinges on the uniqueness and engagement of the generated content, aiming to highlight the product's sustainability feature innovatively. ठीक है, तो ये है केस बेस्ड स्टडी। ये आ सकता है ऑलमोस्ट एक या दो, मैक्सिमम दो, एक पे एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कि ऐसा कोई कुछ। और उसमें पूछ देंगे व्हाट आर प्राइमरी टाइप्स ऑफ एआई मॉडल्स यूज्ड बाय क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द कैक। तो क्या यूज करेंगे भाई, मार्केटिंग एजेंसी है, क्या यूज करेगी, इमेज और टेक्स्ट जनरेशन भाई। अपना पोस्टर बनाएंगे ना, तो इमेज टेक्स्ट, फिर उसमें क्या लिखना है वो सब टेक्स्ट जनरेशन, वीडियो जनरेशन करवाएगी, ऑडियो सिंथेसिस, सब जनरेटिव एआई का टूल्स यूज करेगी। एकदम टॉप क्लास में की आउटपुट देना है। हाउ डज जनरेटिव एआई कंट्रीब्यूट टू क्रिएटिंग पर्सनलाइज्ड ईमेल कैंपेन कंटेंट? तो जनरेटिव एआई क्या कर सकता है कि कस्टमर डेटा को एनालाइज कर सकता है और प्रीवियस एंगेजमेंट मैट्रिक्स को एनालाइज करके प्रोड्यूस कर सकता है पर्सनलाइज्ड टेक्स्ट, जो कि रेजोनेट करता है हर सेगमेंट के टारगेट ऑडियंस ऑफ एजेंसी। एंगेजमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बढ़ता है। ओके, आइडेंटिफाई वन पोटेंशियल एथिकल कंसिडरेशन द एजेंसी मस्ट एड्रेस व्हेन यूजिंग जनरेटिव एआई इन एडवर्टाइजिंग। तो ये एथिकल वाला बायसेस और स्टीरियोटाइप्स को रिपोर्ट करना है। ठीक है, ये वाला एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ यूजिंग जनरेटिव एआई फॉर डायनेमिक वीडियो एडिशन? तो यहाँ पे आपको लिखना है एआई कैन रैपिडली प्रोड्यूस डाइवर्स एंड इनोवेटिव विजुअल कंटेंट टेलर टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड ऑडियंस रेफर्ड सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग प्रोडक्शन टाइम एंड कॉस्ट। तो एआई वीडियो से प्रोडक्शन टाइम और कॉस्ट बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है और क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। और एक आपके पास इंडिपेंडेंट फ्रीडम टू ऑल्टर द वीडियो नहीं होता है, पर फिर भी प्रोडक्शन टाइम और कॉस्ट बहुत बचता है। हाउ कैन क्रिएटिव हॉरिजन्स ensure their AI generated content's originality and copyright compliance? तो agency should implement checks to check implement for the client and to verify the uniqueness of your content. Use AI models trained on copyright compliant datasets and provide proper attribution or licenses for AI generated outputs, ensuring compliance with copyright laws and ethical guidelines. ठीक है, समझ आया? इजी। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है जनरेटिव एआई, ये खत्म हो जाता है। ठीक है, और बस इतना ही था इसमें। आपको क्लियर हुआ होगा कि एआई सिर्फ आंसर्स देने वाली मशीन नहीं है, बल्कि नया कंटेंट क्रिएट करने वाली सिस्टम भी है। लेकिन साथ ही ये समझना भी ज़रूरी है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर चाहो, मैं मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, और क्वेश्चंस की एक जो फाइल लेके आऊँगा मैं शायद अ, ल कल सुबह, कल रात या परसों सुबह मैं अपलोड कर दूँ। तो उसमें मैं और ऐसे केस बेस्ड क्वेश्चंस ले आऊँगा, जिससे आपको मदद हो सके। तो अगर आपको और ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कर देना कि केस बेस्ड क्वेश्चन और चाहिए, तो मैं लेके आऊँगा। ऐसे एग्ज़ाम में ज़्यादा दूरी नहीं है, तो जल्दी कमेंट करो। और अगर भाई का काम अच्छा लगे तो
सब्सक्राइब कर देना, चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा मेरा और कुछ नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।